हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं अजीत सरदार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। द लक्ष्य एकेडमी चैनल पर जुड़ने वाले अपने सभी प्यारे बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं। और द लक्ष्य एकेडमी चैनल पर इस जीरो से हीरो सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों के द्वारा जो कंटिन्यू पढ़ा जा रहा है 5वां चैप्टर, उसके लिए मैं अपने सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारी द लक्ष्य एकेडमी सीरीज के हम जो 5वें चैप्टर परसेंटेज को कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें हम परसेंटेज की आज 9वें नंबर की क्लास को करने जा रहे हैं। हम 8 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो परसेंटेज की जो हमारी 9वीं क्लास है, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा चेंजिंग किया है और वो हमने चेंजिंग हमारे थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। जैसे हम पिछली क्लासों में भी डिपेंड थे इन पर बेस्ट ट्रिक के साथ, और हम बेस्ट ट्रिक उस हिसाब की लेकर आए हैं। अगर आप इस क्लास को मेरे कहने से अगर 2 बार रिवीजन कर लोगे तो ये हमारे थंबनेल पर लिखी हुई जो बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये बिल्कुल ही साबित हो जाएगी कि बेस्ट ट्रिक 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र मार देगा और 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ मंत्र एक ही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको इस क्लास को एक बार नहीं, मेरे कहने से 2 बार देखना है। सवाल कोई भी हो, ट्रिक वही चलेगी। मतलब जो ट्रिक मैं बताऊंगा सवाल में लागू होगी ही होगी। और हम सिलेक्शन के लिए एक सबसे अच्छी ज़रूरी ट्रिक को सीखने जा रहे हैं इस क्लास में, और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक होगी। और इस क्लास में हम लगभग 15 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे, और 15 के 15 क्वेश्चन मैं बड़ी ही मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स जितने भी हुए हैं आज से पहले, उन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि हमारी किसके से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन हैं हमारे, जिनको हम आज क्लास में करेंगे, वो हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं एक बात कहूँगा आपको कि ये चीज़ तो आपको पूछना ही नहीं है कि मैथ किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस एग्ज़ाम में मैथ आएगा, जिसमें मैथ नहीं आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में आपका मैथ आएगा उसके लिए ये क्लासें इम्पोर्टेंट हैं तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखना है अपने अंदर। जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, अदरवाइज जितने भी एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, डी ग्रुप से लेकर के 1 क्लास तक जितने भी एग्ज़ाम में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग में बैंक पीओ हो गया आपका, बैंक क्लर्क हो गया, और भी अदर्स एग्ज़ाम बैंक से रिलेटेड हैं, सभी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी, जैसे स्टेट पीएससी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, पुलिस एग्ज़ाम के लिए। और हम जो इन क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, हम कुछ अपने दिमाग में इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, भले हमें किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगे, आप बिल्कुल उतावले ना हों इसके लिए।
अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम लग रहा है नो प्रॉब्लम, बट पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वहाँ से। दूसरा, हम जितना हो सकेगा मैक्सिमम अधिक से अधिक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किससे? टाइम सेविंग, जो कि हमारे एग्जाम हॉल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये टाइम सेविंग, और इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। अगर एग्जाम हॉल में दिए हुए क्वेश्चन पेपर को अगर एग्जाम्स के बाद आपको एग्जाम हॉल के बाद में बाहर निकलने के बाद आपको शांतिपूर्वक एक जगह बिठा करके दिया जाए तो आप उसमें से 99% क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, बट एग्जाम हॉल में नहीं होते हैं। उनका सभी का रीजन क्या है? टाइम सेविंग हमने नहीं सीखा। नेक्स्ट, एग्जाम विनिंग ट्रिक, यानी एग्जाम को हमें जीतने की एक ट्रिक है और उसको जीतना ही जीतना है, जो कि किसके द्वारा होगी? आपके सामने, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें, शांति से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, स्किप ना करें। तो अब हम अपनी क्लास पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पार्ट 9 परसेंटेज। तो आज का पहला क्वेश्चंस, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों में लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसमें ये छांटना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और स्टार मार्क करते हैं, डबल स्टार। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, अब हमें एग्जाम हॉल में क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार की दी जाएगी कि घनाभ, घन, वृत्त, आयत, वर्ग। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर ही डर जाते हैं, जो कि हमें नहीं डरना है। क्यों? एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे लिए बना ही इसीलिए जाते हैं कि हमें वो कितना डराए और हम उनसे कितना ना डरें। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में भी 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 25% इक्वल होता है हमारे 1/4। अब जो हमारा घनाभ है उसकी पहले लंबाई क्या थी और बाद में लंबाई परिवर्तन के बाद क्या हुई है। ठीक है। घनाभ की पहले लंबाई थी 4, लेकिन उसमें क्या किया है, 25% की वृद्धि कर दी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5। आया समझ में? जो हमारी मूल लंबाई थी हमारी 4, और उस 4 को क्या किया गया, 25% की वृद्धि कर दी गई। तो 25% की वृद्धि में वो 4 से 1/4 1 बढ़ गया, तो वो कितनी हो गई? 5। यही सेम कंडीशन हमारी किस में हुई है? चौड़ाई में। ये हुई थी हमारी लंबाई में और ये हुई हमारी चौड़ाई में। चौड़ाई में भी हमारी चौड़ाई कितनी थी? 4, और वृद्धि 25% करने के बाद कितनी हो गई है? 5। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल आ रहा है, पहले जो गुणनफल आ रहा था वो आ रहा था 4 चौक 16, और बाद में परिवर्तन के बाद जो हमने उसमें 25% की वृद्धि की है, उस परिवर्तन के बाद गुणनफल आ रहा है 25। अब सवाल क्या कहता है आगे कि आयतन को समान रखने के लिए, मतलब कि हमारे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया तो आयतन में परिवर्तन तो होगा ही होगा।
लेकिन आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन जितना हो रहा है उतने परिवर्तन को हम हाइट में से कम कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। भाई लंबाई और चौड़ाई में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 9 का, तो 9 का डिफरेंस हम अगर हाइट में कम कर देते हैं, ये 9 बढ़ गया है, हमें ये कह रहा है हाइट कितने कम करनी चाहिए, 9 करनी चाहिए। लेकिन क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, ये पूछ रहा है प्रतिशत में। तो जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो हमें करनी कितनी कम करनी कितनी चाहिए, हमें 9। लेकिन किस में कम करनी पड़ेगी, अब हमें बढ़ी हुई में। बढ़ी हुई कितनी हमारी 25। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 की गुणा। 25 से 100 को काटो, 25 चौके 100, तो 9 चौक 36%। अगर ये मेरा सवाल समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, फास्ट। दोबारा समझाऊं, कमेंट में बताइए जल्दी, या आ गया समझ में। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। लंबाई को 4 से 5 कर दिया गया, चौड़ाई को भी 4 से 5 कर दिया गया। कैसे किया गया, 25% होता हमारा 1/4। पहले इनका गुणनफल बैठ रहा था 16 और परिवर्तन के बाद गुणनफल हो गया 25, तो दोनों में अंतर आ रहा है 9 का। लेकिन हमें घनाभ के आयतन को परिवर्तन नहीं करना है, घनाभ के आयतन को सेम रखना है। तो लंबाई और चौड़ाई में जो हमारा बढ़ा हुआ है, जितनी भी हमारी ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को हाइट में कम कर लो। तो हाइट में कम कितना करना पड़ेगा, 9। अब 9 कम करना पड़ेगा तो कितने में कम करना पड़ेगा, 9 बढ़े हुए में 25 में। तो 9/25 गुणा 100% में बदलने के लिए 100 की गुणा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है जी, और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये कहता है कि जो सर आपने थंबनेल में लिखा है वो चीज को साबित करो इसमें। कितने बच्चे ये चाहते हैं, प्लीज लाइक करो कि थंबनेल वाला फॉर्मूला इसमें लगे। कौन सा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अगर वो बोलते हैं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, तो एक बार लाइक करो जल्दी फटाफट। कैसे, हमें पूरा क्वेश्चन में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि संख्या है हमारे पास एक, सिंगल संख्या है, उसमें एक बार वृद्धि की जाती है और उसके बाद उसमें फिर कमी की जाती है। यानी कि दो चीज की जा रही हैं उसमें, या तो वृद्धि की जाए कमी की जाए, या फिर वृद्धि ही वृद्धि की जाए या कमी ही कमी की जाए, लेकिन एक ही संख्या में की जानी चाहिए परिवर्तन। जब ऐसा सवाल आएगा हमारे पास कि एक ही चीज में दो करेक्शन किए जाते हैं, तो जब 2 करेक्शन किए जा रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन में टोटल करेक्शन निकालने के लिए कि पूरे में क्या करेक्शन, क्या अंतर आया है, और वो भी परसेंटेज में, तो आधे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप करेंगे। लेकिन द लक्ष्य एकेडमी चैनल से जुड़ने वाले बच्चे को ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ओनली 10 सेकेंड देना है। वो कैसे देना है, 40, ध्यान से सुनिए, 40% की वृद्धि प्लस के 40% की कमी माइनस के 40। ये चीज आपको 2 सवाल में दी हुई है और सवाल से ये ही 2 चीजें लिखनी है क्वेश्चन में से, उसके बाद क्वेश्चन पे नजर डालनी नहीं है। सर ये कौन सी बात हुई, ये बात हुई
प्लस के 40, 40 की वृद्धि, माइनस के 40, 40 की कमी। बस दोनों सिंबलों की गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस। दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, 40 गुणा 40, और इनका बट्टे में कर दो 100 परसेंटेज के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत? 40 से 40 काट दो, 4 में 4 की गुणा करो तो 16, 16 किसका आया? माइनस का, तो ये आ गया परसेंटेज। माइनस चिन्ह क्या बताता है हमारा? कि क्या हो रहा है हमारे में? कमी। कैसी लगी ट्रिक? कोई फंसा मेरा बच्चा कैलकुलेशन में? नहीं फंसेगा। 40 प्लस के 40 माइनस के, और दोनों सिंबलों की गुणा करके, दोनों संख्याओं की गुणा बटे 100। 40 से 40 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, और आंसर आ गया माइनस के 16। अब मेरे बच्चे अगर इसको आप 2 बार क्लास को कर लोगे तो आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे क्या करोगे? 40 गुणा 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस के 16। कितने सेकंड लगे हैं? 10 सेकंड से ज्यादा लगे? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। कितना स्टार लगाएं इस पे? उतना ही कम है। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में, सॉरी ये तो उसका आ गया लाभ हानि का, अब क्या करेंगे? एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 37% की बढ़ोतरी करके, उन्होंने क्या काम किया? बेचने से पहले ही ये काम कर दिया कि उसके प्रिंट में 37% की बढ़ोतरी कर दी। बहुत अच्छा काम किया। अब उस पर जो अंकित मूल्य है, अंकित का एमआरपी मोहर लगाने के बाद मैक्सिमम दुकानदार क्या करते हैं कि पहले पर्ची लगा के रखते हैं उसमें, फिर आपको बोलेंगे कि हमने आपको इस पर 37% का डिस्काउंट दिया है। ग्राहक खुश, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तान में ये चलता है। एमआरपी कितना भी हो लेकिन डिस्काउंट जरूर मिलना चाहिए। एमआरपी से हमें कोई लेना देना नहीं। डिस्काउंट कितना मिला है जी? 37% मिला है, 40% दिया है उन्होंने, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस पर एमआरपी कितना लगाया हुआ है। 37% की छूट रखता है। अब उसे होने वाला लाभ या हानि, उसको लाभ होगा या हानि होगी ये भी नहीं पता है, और कितना होगा ये भी नहीं पता। पता चलेगा कैसे? किस पर हो रहा है? किसी एक वस्तु पर। पिछले वाले ट्रिक को याद करो। जब कोई भी काम एक वस्तु पर 2 करेक्शन होते हैं, एक ही वस्तु पर 2 करेक्शन होते हैं, 37% की बढ़ोतरी और 37% की छूट, हो गया। प्लस के 37 माइनस के 37 माइनस 37 गुणा 37 बटे 100। 37 से 37 काट दो, 37 में 37 की गुणा करो। अब फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट में बताइए 37 में 37 की गुणा करने के बाद क्या आएगा? कीजिए कीजिए जल्दी। सैंतीस में 37 की गुणा करने के बाद क्या आएगा? और इसमें किया 100 का भाग, और ये क्या आएगा हमारे पास? माइनस का। माइनस चिन्ह क्या बताता है? हमारी कमी। कैसी लगी? नेक्स्ट चलें। किसी फॉर्म में काम करने वाले, एक फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हाउस बना हुआ है, काम करने वाले कामगारों की संख्या, काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है। कंपनी, फॉर्म के मालिक ने क्या काम किया? अपने लेबरों की संख्या को 21% बढ़ा दिया।
बोला आप पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए अपनी लेबर को बढ़ा दिया 21%। लेबर खुश, लेकिन प्रति व्यक्ति उसका वेतन क्या कर दिया, उसने वेतन को 21% घटा दिया। अब वेतन को 21% घटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो वेतन, जो महीने का पूरा वेतन कर्मचारी अपने कामगारों में बांट रहा है, कुल जो राशि वेतन के रूप में बांट रहा है, उसमें क्या अंतर आया, कितने की कमी आई? क्या उसको प्रॉफिट हुआ या कमी आई? क्या हुआ उसमें? एक ही चीज पर काम हो रहा है, किस पर? कामगारों पे। पहले उनकी संख्या बढ़ा दी और फिर उसका वेतन कम कर दिया। सेम फॉर्मूला लगेगा पहले वाला 10 सेकंड वाली ट्रिक। कैसे? प्लस के 21 माइनस के 21 माइनस 21 गुणा 21/100। 21 से 21 काट दो, 21 में 21 की गुणा करेंगे 441, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद 0। इतने % की क्या आ गई? कमी। बताइए कैसी लगी ट्रिक? डबल स्टार लगाइए सभी क्वेश्चनों पे। प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं आपके सीजीएल में, ये मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार ध्यान से समझना है। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? चलो कोई बात नहीं, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछिए, ये तो आगे की भविष्यवाणी पूछ रहे हैं। वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या में वृद्धि 4% है। 4% को क्या लिखेंगे? 1/25। हो क्या रहा है? वृद्धि कितना हो जाएगा? 26/25। सबसे पहले जो हमारी वृद्धि दर है उसको हम किस में कर लेंगे? फ्रैक्शन में चेंज। सबसे पहला काम, वृद्धि दर, कमी दर, उसको हम जो भी दर होगी उसको करेंगे फ्रैक्शन में चेंज। उसके बाद हमारे पास एक संख्या दी हुई होगी सवाल में, या तो वर्तमान समय की या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष बाद की, फ्यूचर की। हमें इस सवाल में वर्तमान की संख्या दी हुई है 12 लाख, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि 2 वर्ष बाद। सबसे ज्यादा फोकस करना है कि बाद शब्द जो लिखा हुआ है इस पर, 2 वर्ष बाद, और एक आएगा 2 वर्ष पहले, जिसमें पूछेगा 2 वर्ष बाद। अगर किसी में पूछेगा 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 2 महीने बाद, 3 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 दिन बाद, जिस क्वेश्चन में बाद शब्द आ जाएगा उसमें जो हमारी फ्रैक्शन आई है उसकी गुणा करेंगे, सीधे गुणा करेंगे 26/25 की। लेकिन गुणा कितनी बार करेंगे? जितनी वर्ष बाद पूछा हुआ है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, तो 2 बार गुणा कर देंगे। हो गया सवाल। सबसे पहले जो हमें वृद्धि दर या कमी दर दी हुई है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। अगर वृद्धि है तो ऐड करके लिख लेना है और कमी है तो माइनस करके लिख लेना है। सेम जो मैंने आपको तरीका पिछली क्लासों से बताते हुए आ रहा हूं मैं आपको। और अगर उसके बाद फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें एक संख्या दी हुई होगी, या तो प्रेजेंट टाइम की दी हुई होगी संख्या या पास्ट टाइम की संख्या दी हुई होगी। अगर हमें प्रेजेंट टाइम की संख्या दी है या पास्ट टाइम की संख्या दी है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी संख्या को लिखना है और फिर उसके बाद ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है।
2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष बाद या 1 वर्ष पहले। अगर बाद में पूछा गया है तो हम फ्रैक्शन को सेम गुणा करेंगे, और अगर सर पहले दिया हुआ है फिर फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर देंगे, बस यही अंतर है। सॉल्व करो, काट पीट करना आपके हाथ में, कैलकुलेशन आपके हाथ में, क्योंकि एग्जाम हॉल में करना आपको है। पच्चीस चौका 100, 25 अट्ठे 200, 48,000। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 निम 30, 9600। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10। आपके पास आ गया 1920 गुणा 26 गुणा 26। जल्दी सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ गुणा करके। गुणा आपको ही करनी है कैलकुलेशन, उसमें मैं नहीं जाऊंगा आपके पास एग्जाम हॉल में, तो इसीलिए कैलकुलेशन आपको मजबूत करनी है। वो मजबूत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आंसर कितना आएगा इसका? 12,97,920। आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आया ट्रिक समझ में, तरीका समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम वृद्धि दर या कमी दर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके बाद जो संख्या दी हुई है उसमें उसकी गुणा कर देंगे, और गुणा भी उतनी बार करेंगे जितने टाइम के बाद पूछा गया है या जितने टाइम के पहले पूछा गया है। जैसे कि 2 वर्ष बाद पूछा गया है तो 2 बार कर देंगे, 3 वर्ष बाद पूछा गया है तो 3 बार कर देंगे, और अगर 3 वर्ष पहले पूछा गया है तो फ्रैक्शन को उल्टा करके उतनी ही बार गुणा कर देंगे, बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले टाइप का सेम क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। 4% की वृद्धि होती है, यानी 4% की वृद्धि को करेंगे 1/25, और वृद्धि हो रही है तो प्लस, और 25 में 1 को जोड़ देंगे तो वृद्धि करने के बाद आता है हमारा 26/25। आधा क्वेश्चन सॉल्व, मात्र 2 सेकेंड। जनसंख्या हमें कितनी दी हुई है? 21,0912। ठीक, पूछा क्या है? हमें 1991 की जनसंख्या दी हुई है और 1998 में जनसंख्या पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है हमसे। सवाल की लैंग्वेज को सीखिए। 1991 में हमें जनसंख्या दे दी गई है सवाल में, लेकिन 3 वर्ष पहले 1998 में जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष पहले, तो यानी फ्रैक्शन को उल्टा। 25/26 कितनी बार? 3 बार। 25/26 गुणा 25/26। करिए सॉल्व, काट पीट मचा दीजिए। 13 दूनी 26, 13 से काटो, 13 एकन 13, बचे कितने? 8, 80, 13 6 78, 2
काटिए, फटाफट काटिए, जल्दी काटो, फास्ट। चलो पहले 2 से काट लो, 13 से काटो, सॉरी 2 से काटो। 2 एकन 2, 0, 2 पंजे 10, यहाँ कितने बचे? 9, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। और काटिए, आगे काटो फटाफट, जल्दी काट के सोल्व करके आंसर बताइए मेरे को, फास्ट। मैं आंसर बता देता हूँ, 1,87,500। जल्दी सोल्व कीजिए, कैसे आया ये? मैं नहीं करूँगा सोल्व इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत कम थी गांव की जनसंख्या तो। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, और खुशी की बात, और दूसरे वर्ष में 30% की हुई, ये उससे भी ज्यादा खुशी की बात है। तो दोनों वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई? पहले कितनी थी? 4 लाख। 20% पहले साल में क्या हो गया? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि, 20% कितना होता है हमारा? 1/5 वृद्धि कर दोगे तो 6/5, क्योंकि क्या पूछा है? वर्ष के बाद। अगले वर्ष में क्या हो गया? 30% की वृद्धि। 30% होता है 3/10, और वृद्धि करके हो जाएगा हमारा 13/10। हो गया? सॉल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से 8 बार 8,000, गुणा कीजिए। 8 छिंग 48,000 गुणा 13, तो 3 0, 13 की गुणा करो इसमें, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 में 104, कैरी का 10, 13 चौका 52 और 10 62, 6,24,000। आया समझ में? स्टार लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। नेक्स्ट चलें। एक शहर की 20% जनसंख्या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो गई। बहुत दुख की बात है भाई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई मान लीजिए, तो प्राकृतिक आपदा में 20% जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई, मर गई तो कम हो गई। तो 20% कम हो गई, तो माइनस के 20% को हो जाएगा 1/5, कम हो रही है तो 4/5। और उसके बाद जो हमारी शेष बची है जनसंख्या, 5% व्यक्ति की किसी महामारी के कारण मृत्यु हो गई। बड़ा घोर संकट आ रहा है जी। पहले तो एक प्राकृतिक आपदा आ गई, और उसके बाद में एक संकट भी आ गया। अब संकट में क्या हो गया? 5% और कम हो गए। 5% होता है 1/20, कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 19/20।
अब पूछ क्या रहा है कि आपदा से पहले हमें जनसंख्या कितनी दी हुई है, 15,200, और हमें पूछा क्या गया है पहले का, तो भिन्नों को क्या कर दो, फ्रैक्शन को उल्टा, गुणा 5/4 और 20/19, 4 से 5 बार, 19 से 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 × 76, 19 × 152, 5 × 5 = 25, 25 × 200 और 2 0 ये कितना हो गया, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, और इस क्वेश्चन में आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले वाले की तरह। एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, कोरोना काल। याद कीजिए 5% क्या हो गया, मृत्यु हो गई महामारी के कारण, यानी 1/20 की कमी हो गई, तो 19/20। सिंपल, फंसना किसी में नहीं है बिल्कुल भी, अगले को फंसाना है। शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। कोरोना काल में जो आए थे ना घबराहट में, उनको याद आ रहा होगा कुछ। जब 8% घबराहट में आ गए तो 8% का क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 8% कितना होता है, 8% फ्रैक्शन बता रखी है मैंने, ज्यादा सोचिए मत। दो बटे 25, कमी हो गई है, कितना हो जाएगा, 23/25। अब सवाल क्या कह रहा है कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या हमारे पास है 88,274। तो प्रारंभ में शहर की आबादी क्या थी, प्रारंभ में मतलब कि पहले, और पहले का मतलब कि फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। 19/20 को क्या लिखेंगे, 20/19, और 23/25 को लिखेंगे 25/23। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व करो, फास्ट, जल्दी सॉल्व करके बताइए। आंसर सेकंड, ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, ऐसे टाइम पास नहीं करना है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, स्टार मार्क कीजिए। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि। मोहन ने क्या काम किया, कोई बिजनेस शुरू किया, तो उसका पहले वर्ष जो इनकी इनकम हुई सेल की, उसमें 12% की वृद्धि हुई, और दूसरे नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, और ग्रोथ हुआ, 15% की वृद्धि हुई नेक्स्ट ईयर में। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12% को फ्रैक्शन में बदलो, 3/25, वृद्धि हो रही है तो 28/25। 15% की वृद्धि,
15% को क्या लिखेंगे? 3/20 वृद्धि हो रही है तो 23/20। वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये 2 वर्ष पहले। बस हो गया, उल्टा कर दो। पहली भिन्न कितनी है? 28/25, तो गुणा करो 25/28। और दूसरी है 23/20, तो 20/23 काट दो, बस हो गया। चार सत्ते 28, 4 पंजे 20। 7 से काटिए, 7 एकन 7, यहाँ बचे कितने? 5, हो गया 58। 7 अट्ठे 56, बचे कितने? 2, यानी 28। और 7 चौक 28, 2 0। 23 अट्ठे 184। 25 पंजे 125, तो 2300 गुणा 125 गुणा कीजिए, कितना आएगा? जल्दी करो गुणा, फास्ट गुणा करके बताइए। तेईस अट्ठे और 125, 125 अट्ठे 1000, कितना आ गया? 1,00,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टार मार्क कीजिए। आकाश 125 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। भाई आकाश की जॉब नहीं लगी, क्योंकि आकाश ने मेहनत तो की लेकिन हार्ड वर्क भी किया बहुत, बट स्मार्ट वर्क करने के लिए सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाया। जब सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाया आकाश को, तो आकाश ने अपना एक रोजगार छोटा सा शुरू किया और 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह 30% उसके रख रखाव पर खर्च करता है और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री भी खरीदता है, जैसे कप भी खरीदना पड़ेगा और उसके लिए जितनी भी यूटेंसिल वगैरह वो सारी खरीदनी पड़ेंगी। तो 30% रख रखाव पर खर्च करता है और 20% वो दुकान की अन्य आवश्यक सामग्रियों पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची? उसने जो कुल खर्च कर दिया है वो किया है 30 + 20, यानी कि 50% उसने खर्च कर दिया। और जो उसके पास शेष बचा है, तो 100 - 50, उसमें से कितना बचा? 50% उसके पास शेष बचा है। और 50% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/2, यानी कि आधा बचा है। तो 25,000 का 1/2, यानी 12,500 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। कैसा लगा क्वेश्चन? कैसी लगी ट्रिक? और कितना स्मार्ट क्वेश्चन है ये, देखो, देखने में देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, पूजा जी आ गई। पूजा जी को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। पूजा जी को कुछ मनी मिलती, पॉकेट मनी जिसको बोला जाता है। 20% उन्होंने किताबों पर खर्च कर दिया। शेष का 25% उन्होंने स्टेशनरी और अपने
किताबों के अलावा जो स्टेशनरी थी वो खरीद ली, और उनके पास जो बचा है उसका 10% उन्होंने गरीबों में दान भी कर दिया। पूजा जी तो बहुत अच्छी हैं भाई, मतलब अपनी किताबें भी खरीद ली, स्टेशनरी भी खरीद ली और 10% दान भी कर दिया। पूजा को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिली, वह 20% किताब खरीदने पर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 20% का हो गया 1/5। जब 1/5 उन्होंने किताब पर खर्च कर दिया तो शेष क्या बचा? 4/5, यानी 5 में से उन्होंने 1 खर्च कर दिया। और 25% स्टेशनरी खरीदने पर, 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी 4 में से 1 पार्ट उन्होंने स्टेशनरी पर खर्च कर दिया, तो शेष पार्ट कितना बचा हमारा? 3/4। अब 10% गरीबों को दान कर दिया। 10% होता है 1/10, 1 दान कर दिया 10 में से, तो कितना बचा? 9/10। लेकिन हमें क्या बताया गया है कि जिससे उसने मिठाई खरीदी थी वो उसके पास रकम बची थी 13 रुपये 50 पैसे, यानी 13.5 गुणा। पूछा क्या है कि पूजा का पॉकेट मनी का मतलब कि पहले वाली मनी, और पहले वाली चीज निकालनी हो, पहले वाली मनी निकालनी हो, तो उसके लिए क्या करना है? सारी फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर दो। पहला कितना है? 4/5, कितना हो जाएगा? 5/4। दूसरी कितनी आ रही है? 4/3। तीसरी कितनी आ रही है? 10/9। 4 से 4 काट दीजिए, 3 से काटिए, 10 से पॉइंट हटा दो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25 रुपये। तो पॉकेट मनी कितनी है पूजा की? 25 रुपये। बहुत ज़्यादा मनी है पॉकेट मनी तो। नेक्स्ट, लेकिन पुराने टाइम की पूजा होंगी, 25 रुपये में काफ़ी सामान आता था पहले। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता जी को देता है। 30% भाग दे रहा है, तो यानी कि 30% हो गया 3/10। 10 में से 3 भाग उसने माता जी को दे दिया, तो शेष भाग कितना बचा? 7/10। लेकिन हम इस सवाल को इस टाइप से नहीं निकालेंगे, इसका एक बहुत बेसिक तरीका बताते हैं। मनीष के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं। टोटल रुपये कितने मनीष के पास? 100। उसने 100 में से 30 रुपये तो अपनी माताजी को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे इसमें से? 70। शेष वेतन का 40% भाग अपने बीमा योजना और भविष्य निधि में खर्च करता है, यानी कि शेष कितना था? 70। 70 का 40% उन्होंने क्या काम किया? कितना 70 का 40% हो गया हमारा 28। 28 भाग को उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक 4 और एक 3। 4 किस में बांटा? बीमा में, और 3 बांटा उन्होंने भविष्य निधि में। तो 4 और 3 7, टोटल कितना रेशियो है? 7। तो लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 28। तो इसमें 4 की गुणा कर दो और इसमें भी 4 की गुणा कर दो। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। बीमा में कितना किया? 16। और भविष्य निधि में कितने रुपए किए हैं? 12 रुपये। सवाल क्या कह रहा है कि माता जी को दी गई धनराशि, माता जी को दी गई धनराशि कितना? 30 रुपये। और बीमा निधि में निवेशित की गई धनराशि कितने? 16 रुपये। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 14। लेकिन हमारा सवाल कह रहा है कि अंतर है हमारा 6300। तो 6300/14। पूछा क्या है? मनीष का वेतन, मनीष का वेतन कितना है? 100 गुणा 100।
7 निम 7 दूनी 14, 7 निम 63, 2 से काटो 45, डबल जीरो, कितना आ गया 45,000। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। 20% खिलौने क्या थे? खराब थे। ठीक है जी। और जब 20% खिलौने खराब थे, उसके बाद शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, यानी टूटे हुए थे, क्रैक थे, और 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं। तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या, यानी जो मेन पहले जो खिलौने बनाए थे वो कितने थे, ये पूछा गया है। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5, यानी 5 में से एक खिलौना क्या है? दोषपूर्ण है। तो हमारे पास खिलौना कितने बचे? 4/5। उसके बाद 25% खिलौने क्षतिग्रस्त। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी 4 में से एक क्या है? टूटा हुआ है। तो हमारे पास कितना आ गया? 3/4। अब हमारा जो है इस सब खिलौनों के निकालने के बाद जो सही खिलौने बच रहे हमारे पास, वो खिलौने बच रहे हमारे 4800। पूछा क्या है हमें? मूल खिलौने, यानी कि पहले जो खिलौने बने थे शुरुआत में पहले, तो हम भिन्नों को क्या करेंगे? उल्टा करके गुणा कर दो। 4/5 को 5/4 और 3/4 को 4/3। 4 से 4 काट दिए, 3 से 48 काटो, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 पंजे 80, यानी कि 8000। हमारे जो शुरू में फैक्ट्री में खिलौने बने थे वो कितने बने थे? 8000। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर क्वेश्चन। बिजली के बल्बों की एक खेप आई, मतलब कोई एक गाड़ी आई, उसमें 4% टूट गए। जब 4% टूट गए तो यानी कि 1/25, यानी 25 में से एक टूट गया, तो हमारा कितना बचा? 24/25। लेकिन हम इसमें दूसरे तरीके से निकालते हैं, इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। हमारे पास टोटल बल्ब थे 100 में से 4 बल्ब हमारे टूट चुके हैं। क्या हो गए? ये टूट गए। तो हमारे पास शेष कितने बचे? 96। 96 का 25% दोषपूर्ण हैं, यानी उनमें कुछ कमी है। 25% मतलब 1/4। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 24 बल्ब ऐसे हैं जिनमें कोई फॉल्ट है। टूटे और खराब बल्ब, टूटे हुए 4 और खराब बल्ब 24, टोटल कितने हो गए? 28। 28 की वैल्यू सवाल कितनी दे रहा है? 112 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। पूछा क्या है? बल्बों की कुल संख्या। टोटल में गुणा कर दो 4 की, तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए, और बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो आज के हम अपने इन 15 क्वेश्चनों की क्लास को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आगे सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने के साथ साथ अपने एग्जाम पर फोकस करते रहिए। आई प्रे टू गॉड यू विल सक्सेस। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। तो योर हार्ड वर्क टुडे विल योर सक्सेस टुमारो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।